नमस्कार दोस्तों, जय केदार, हर हर महादेव। दोस्तों आज है 23 सितंबर, सुबह के 4:30 बजे हैं। आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। अभी पट बंद हैं, सुबह 4:30 बजे अभी पट नहीं खुले हैं। दोस्तों मैं ये एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो अभी केदारनाथ आने की इच्छा रखते हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसा कि अभी आप सभी लोग जानते हैं, आज है 23 सितंबर सुबह 4:30 बजे। और इस साल 2021 में यात्रा काफ़ी लेट ओपन हुई है। 18 सितंबर से यात्रा को खोला गया था, जिसमें एक दिन में 800 लोगों को ई पास के द्वारा दर्शन करने की अनुमति थी। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप यात्रा के लिए केदारनाथ आते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। सर्वप्रथम तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका कोरोना वैक्सीनेशन, जो आपने कोरोना की दोनों डोज लगवाने के बाद जो आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट, और उसमें होना चाहिए कि आपको कोरोना की दूसरी डोज लगे हुए 15 दिन पूरे हो गए हों। वो सर्टिफिकेट आपको साथ लेके आना है। आप प्रिंट आउट लेके आ सकते हैं या फ़ोन में उसका स्क्रीनशॉट भी लेके आ सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ई पास। badrinath/kedarnath.gov.in इस वेबसाइट पर आपको ई पास मिलेगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो अभी एक दिन में 800 लोगों को ही मिल रहा है। और जैसा कि मैं आपको बताया था, 18 सितंबर को गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने यात्रा को ओपन किया था। और मैं 19 सितंबर को निकला था दिल्ली से। मैंने 18 को ही बुकिंग कर ली थी। तो 20 सितंबर को जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो बहुत से लोग थे जो रास्ते में बिना ई पास के थे, जो बस में मेरे साथ थे। उन्होंने जैसे ही ई पास के लिए अप्लाई करने के लिए वेबसाइट खोली तो उसमें देखा कि 10 अक्टूबर तक आपको कोई भी ई पास नहीं मिल रहा है केदारनाथ के लिए। शायद गंगोत्री और यमुनोत्री में अवेलेबिलिटी अभी बाकी है, लेकिन बाबा केदारनाथ धाम के लिए आपको कोई भी ई पास नहीं मिल रहा। तो अब ऐसे में आप क्या करें। दोस्तों मैं थोड़ा अपना ट्रैवल के बारे में बता देता हूँ। मैं आज 23 तारीख है। मैं 19 सितंबर को दिल्ली से चला था। रात को मैंने दिल्ली से बस पकड़ी थी। मैं 20 सितंबर को बस डायरेक्ट आपको कश्मीरी गेट से रात को 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 7 से, कश्मीरी गेट ISBT प्लेटफॉर्म नंबर 7 रात को 9 बजे आपको दिल्ली से गुप्त काशी के लिए वो बस चलती है। रास्ता और टाइम के हिसाब से वो अपनी डिस्टेंस भी कम कर देती है। तो मैं बस ऑनलाइन मैंने बुक की थी पथिक UTC एप्लीकेशन से, और उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की आप ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं। मैंने बस गुप्त काशी तक बुक की थी। इन्हीं कारण बस लेट हो जाने के कारण उन्होंने हमें अगस्त मुनि उतार दिया बस ने। मैं रात को 9 बजे दिल्ली से बैठा था 19 सितंबर को। 20 तारीख को मैं सुबह अगस्त मुनि पहुंचा। मेरे साथ और भी बस में और जो मेरे साथ सहयात्री थे उनसे और मुलाकात हो गई। तो हम आगे अगस्त मुनि से फिर हमने आगे टैक्सी की 80 रुपये पर हेड, 80 रुपीज़ पर ईच पर्सन के हिसाब से गुप्त काशी तक। गुप्त काशी पहुंचने के बाद वहां से फिर हमने एक टैक्सी की, मैक्स चलती हैं यहाँ पे। गुप्त काशी से उसने हमें सोनप्रयाग पहुंचाया। सोनप्रयाग लगभग एक दो तीन घंटे का रास्ता है और उसका फेयर था 100 रुपये पर हेड। और सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है, वहाँ भी आपको टैक्सी मिलेगी। और
उसका फेयर पड़ता है आपको 30 रुपीज़, 30 रुपये पर हेड। तो इस करके मैं फिर 20 तारीख शाम तक मैं गौरीकुंड पहुंचा और गौरीकुंड पे ही मैंने स्टे किया। आपको मैं बता दूं, इसी दौरान सोनप्रयाग बीच में एक बार हमारी अगस्त मुनि से पहले एक बार हमारी चेकिंग हुई थी, जहां हमारा कोविड का फाइनल सर्टिफिकेट दिखा मांगा और हमारा यात्रा दर्शन ई पास वहाँ देखा था। उसके बाद हमारी चेकिंग हुई सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में जो हमारा ई पास था, ई पास का जो डाटा जो मैंने ऑनलाइन जो अप्लाई किया था, वो डाटा प्रशासन के पास है। जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी ये सब चेकिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने डाटा से हमारा ई पास मैच किया और उसमें जब डिटेल उनको मिल गई, हमारी डिटेल अपने डाटा में, तो उन्होंने हमें एक नंबर दिया, स्लिप नंबर, तो कि आप अब आगे जा सकते हैं सोनप्रयाग से आगे। ये मैं सोनप्रयाग जब पहुँचे थे तब की बात है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा सोचें कि हम एडिटिंग करके या फिर कुछ तिकड़मबाजी लगा के ई पास बना लेते हैं और वहाँ प्रशासन से ऐसे निकल जाएंगे, तो आप इस बारे में विचार कर लें थोड़ा। यहाँ पे थोड़ा टफ चेकिंग है कि आपको यहाँ आने के बाद ऐसा लगे कि आपको वापस भेजा जाए, तो शायद ही अच्छा ना होगा। तो इसलिए सोनप्रयाग में, अच्छा, जिन के पास ई पास है और टेस्ट का या फिर वैक्सीनेशन का है, तो आप RT-PCR, आपके पास वैक्सीन नहीं लगी हुई है या 15 दिन नहीं लगे हुए हैं, तो आप अपनी RT-PCR की रिपोर्ट अपने साथ लेके आ सकते हैं। RT-PCR रिपोर्ट नहीं लेके आए हैं तो आप सोनप्रयाग में एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट आपको 10 मिनट से 30 मिनट के अंदर मिल जाएगी। वो यात्रा में मान्य है, आप उसे दिखा के आगे जा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ई पास। अब 10 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन ई पास नहीं मिल रहा है और शायद आगे भी ना मिल। 6 नवंबर तक मंदिर के कपाट खुलेंगे, 6 नवंबर को भैया दूज को बंद हो जाएंगे। तो इस साल आप अपनी यात्रा को कैसे प्लान करें? अभी मैं यहाँ पे जैसे 20 सितंबर को गौरीकुंड था, 21 सितंबर से हमने यहाँ चढ़ाई स्टार्ट की। 21 सितंबर को हम यहाँ ऊपर केदारनाथ मंदिर पहुँचे, 21 को हम यहाँ रुके, कल 22 तारीख को भी हम यहीं थे। हम वासुकी ताल और आगे आसपास एक दो जगह है वहाँ जाने का प्लान था, लेकिन मौसम आप देख रहे हैं अभी भी बारिश हो रही है। कल भी पूरे दिन बारिश थी, परसों शाम से लगातार बारिश हो रही है। 21 तारीख शाम से लगातार बारिश होने के कारण हम ज़्यादा आसपास में घूम नहीं पाए। तो जैसा मैं यहाँ 2-3 दिन से हूँ, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे दुकानदार हैं या पंडा हैं, टैक्सी वाले हैं, खच्चर वाले हैं, और भी यहाँ जो लोग हैं, तो उनका क्या मानना है इस 800 लोगों के ऊपर, मैं वो आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने बुकिंग की थी पर डे 800 के हिसाब से, अब वो पूरे 800 के 800 यहाँ केदारनाथ धाम पर डे नहीं आ पा रहे हैं। उनके कारण क्या है? किसी एक बंदे ने कई सारे टाइम स्लॉट ले लिए, 21 का भी ले लिया, 25 का भी ले लिया, नहीं जा पाया तो 10 का भी ले लिया, 3-3 4-4 टाइम स्लॉट ले लिए। एक ये फैक्ट है। दूसरा ये है कि मैंने बुकिंग कर दी और मैं किसी कारणवश नहीं जा पा रहा, वो भी आपकी टिकट सीट एक स्लॉट बुक हो गया। तीसरा ये है कि आ भी पाया तो मैं उस डेट को नहीं आ पाया। 3-4 कारणों के कारण जो 800 लोगों की बुकिंग है, उनमें से मात्र 200 या से 400 के बीच में ही लोग आ रहे हैं। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, 21 तारीख और 22 तारीख, मैक्सिमम 200 या 250 लोग ही मंदिर तक पहुँच पा रहे हैं। तो अभी जो ये लोकल यहाँ के जो आम नागरिक हैं, यहाँ के जो जो इस टूरिज्म पे जो बेस लोग हैं, जो इस टूरिज्म पे निर्भर करते हैं, जिनका जीवन यापन, वो अभी 1-2 दिन में हड़ताल करने वाले हैं नीचे, कि या तो इस 800 लोगों को जो लिमिट है, या तो इसे बढ़ाया जाए या फिर इस लिमिट को ख़त्म किया जाए। जो लोग सोनप्रयाग पहुँच रहे हैं वॉक इन, उनका वहीं रजिस्ट्रेशन करके उनको वहाँ से वापस ना भेज के आगे भेज दिया जाए। वाकई में होना भी यही चाहिए। 800 लोगों को आपने लिमिट दिया है, लेकिन 800 लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी आने के लिए इतने उत्सुक और होते हो रहे हैं, इतने उत्सुक हैं। उनको बस मौका मिलना चाहिए
कैसे भी ई पास का जुगाड़ हो जाए और वो भाग के आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो प्रशासन को देखना चाहिए। अगर 800 लोग ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले, तो आप हाँ ऑफलाइन जो है उन्हें भी आप आगे भेज सकते हैं। और मेरा आपसे यही सुझाव है, अगर आप 2021 में यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अभी आप, आज 23 तारीख है और डे आज मुझे डे थोड़ा सा थर्सडे थर्सडे है, तो मैं कहूँगा आप मंडे, एक हफ्ता आप इंतज़ार कीजिए। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव मिले। हाँ, अपनी यात्रा प्लान करके रखिए, जैसे ही आपको मौका मिले आप निकल लो। बस ये मौके का खेल है। मुझे बस एक हिंट आई कि यार निकल ले, पता नहीं बाद में भीड़ हो जाएगी या फिर ऐसे, और मैंने तुरंत बुक कर लिया स्लॉट और मुझे स्लॉट मिल गया और मैं यहाँ आ गया। और मुझे 2 रात 3 दिन यहाँ पर केदारनाथ में ऊपर हो गए हैं। तो ये मौके का है। और फिर जब बाबा का बुलावा आता है तो तो मौका अपने आप ही लग जाता है। वो तो सब कहने वाली बात होती है। तो मैं यही कहूँगा, अपना पूरा व्यवस्था बना के रखिए। जैसे ही आपको ई पास के लिए कुछ भी खबर मिलती है, कोशिश करूँगा मैं आपको अपडेट करने की अपने फेसबुक के माध्यम से, या फिर आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। आप आ सकते हैं सोन केदारनाथ। और जो बुजुर्ग हैं या फैमिली वालों से मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें इस साल आप अवॉइड करें, क्योंकि अगर यात्रा नहीं खुलती है, 800 लोग ही रहते हैं, तो आपको ई पास मिलने में दिक्कत होगी, आप नहीं आ पाएंगे। अगर यात्रा खुलती है, 800 लोगों की लिमिट हट जाती है, तो अभी लगभग 1 डेढ़ महीना है यात्रा को चलने का। 1 महीना 10 दिन 12 दिन है, 6 नवंबर तक। तो 1.5 महीना ये फुल ऑन पैक होके चलने वाला है। अगर 800 लोगों की लिमिट हटाई गई तो ये फुल पैक होके चलेगा, क्योंकि बहुत लोग यात्रा के लिए आने वाले निकलने वाले हैं। पैक चलेगा तो उसमें उसका थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी आएगा कि जो यहाँ के लोकल जैसे होटल हैं, एकोमोडेशंस हैं, वो आपको महंगी हो सकती हैं, क्योंकि इन लोगों का रोज़गार इसी के ऊपर डिपेंड है। और दो 2 साल से लगभग कोरोना की वजह से यहाँ शायद कुछ काम नहीं हो पाया। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ केदारनाथ आया था, सेम 13 सितंबर, 14 15 सितंबर में आया था, 5 7 दिन पहले। तो उस समय बिल्कुल टूरिज्म नहीं था। अब की बार तो 200 लोग मुझे यहाँ मिले हैं, लेकिन उस समय 200 लोग भी नहीं थे। लगभग लगभग 10 लोग होंगे यहाँ। तो उस टाइम मुझे बहुत सस्ते में रूम मिल गए थे। अभी भी मुझे बिल्कुल मंदिर के पास 1000 रुपये में रूम मिला हुआ है। पिछली बार लास्ट ईयर मुझे 600 में 600 रुपये मिला था। एकोमोडेशन के लिए बहुत से लोग पूछते हैं भैया क्या प्राइस है। प्राइस यहाँ का प्राइस डिपेंड करता है आपके सीज़न के ऊपर और क्राउड के ऊपर। यहाँ बिल्कुल मंदिर के पास मुझे लास्ट ईयर सितंबर में 600 रुपये में रूम मिला था। आज मुझे इस साल 1000 रुपये में मिला है। अगर ये यात्रा ओपन हो जाती है पूरी तरीके से, तो ये रूम आपको 3000 रुपये का मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, 3 से 5000 रुपये इसके चार्जेस हो सकते हैं। तो एकोमोडेशन का भी आप थोड़ा रखें। और यहाँ ऑनलाइन बुकिंग का बहुत से पूछते हैं भैया ऑनलाइन बुकिंग यहाँ हो जाएगी या नहीं होगी। यहाँ जितने भी मैंने कई लोगों से बात की, पंडा से बात, अभी जैसे बारिश है तो कहीं जाना आना जाना जा नहीं पाने के कारण हम जो यहाँ लोकल लोग हैं उनसे थोड़ा सा वार्तालाप हो जाती है। और मेरा रूम बिल्कुल, मैं अपनी रूम की बालकनी में खड़ा हूँ, मंदिर सामने है, आप देख सकते हैं। तो उन लोगों से हम पूछते हैं बातचीत में। तो जैसे हम उनका नंबर मांगते हैं कि भैया आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, हमारा कोई ग्रुप है या हमारे जानने वाले आना चाहते हैं, वो आपसे बात करके आ जाएंगे रूम बुक कर। वो नहीं, अभी ऐसा नहीं, कोई ऑनलाइन या फिर फ़ोन पे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जी आप आ जाइए और हम फिर देख लेंगे, व्यवस्था करा देंगे। तो ऑनलाइन यहाँ आपका कोई नहीं करेगा बुक। अगर आपको अवेलेबिलिटी होगी, ये अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही डिमांड ऑन सप्लाई वाला गेम है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, डिमांड कम है तो आपका सस्ता रूम मिल जाएगा। और ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो गढ़वाल मंडल जी एम वी एन की वेबसाइट से आप, यहाँ पे कॉटेजेस हैं केदारनाथ, आप उसमें सेलेक्ट करके वहाँ कॉटेजेस आप बुक कर सकते हैं। वो यहाँ से थोड़ा सा मंदिर से
200 मीटर सीढ़ियाँ उतरने के बाद, मंदिर के सामने से जो सीढ़ियाँ जाती हैं उतरने के बाद हेलीपैड के पास हैं, आप उन्हें बुक कर सकते हैं एकोमोडेशंस। और शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉइंट रह गया है, अगर रहेगा तो आने का मैंने आपको बता दिया। दिल्ली से आपको 9 बजे ISBT से बस है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से, जो 7-9 बजे दिल्ली से चल देती है। वो आपको गुप्त काशी तक से के लिए वहाँ से बस चलती है। गुप्त काशी नहीं, 700 रुपये उसका फेयर है गुप्त काशी तक। अगर गुप्त काशी जो नहीं पहुँचती है तो किसी कारणवश तो वो आपको अगस्त मुनि उतार देते हैं। अगस्त मुनि से आप 80 रुपये का गुप्त काशी से 100 रुपये टैक्सी में सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से 30 रुपये गौरीकुंड, गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल। और अभी तो 3 दिन से यहाँ बारिश है। ट्रैकिंग के लिए हाँ, मैं कुछ आपको एक दो क्लोथिंग के बारे में बता दूँ। सोनप्रयाग गौरीकुंड तक मौसम बिल्कुल आपको नॉर्मल मिलेगा। आप टी शर्ट, हाफ टी शर्ट, फुल टी शर्ट में भी रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सुबह थोड़ा सा ठंडा रहता है, आप हल्का एक पुलोवर डाल लेंगे तो उससे भी चल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है, जो आपको लेके आनी चाहिए केदारनाथ आते समय, वो है आपकी बरसाती। आपको बरसाती का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी बरसाती इतनी बड़ी हो जो आपको कवर कर ले और आपके बैग को भी कवर कर ले, क्योंकि बैग भीगने के बाद फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। नीचे गौरीकुंड में टेम्परेचर ठीक है, सामान्य है, 10-12-15 से ऊपर ही रहता है, दिन में 20-25 ऐसा ही रहता है। लेकिन आप मंदिर पहुंच जाएंगे, यहाँ बरसात, और बरसात है, इट्स रेनिंग, बारिश है यहाँ। और दूसरा, ठंडा है यहाँ, कोल्ड है। सुबह शाम पूरे दिन में आप थोड़ा रह सकते हैं हाफ फुल में, लेकिन आपको ऊपर के लिए अच्छी कैप चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप ग्लव्स भी लेके आएँ। एक वाटर प्रूफ आपको जैकेट चाहिए, और आपके पास हो सके तो एक फ्लीस जैकेट गर्म, जो आपको गर्म रखे। क्योंकि आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, मंदिर दर्शन करने जाएंगे, आपने कॉटन या ऊन कपड़े पहने हो, गीले हो गए तो सूखने में टाइम लगेगा। तो आपको ऐसा हो एक बरसाती टाइप से जो वाटर प्रूफ जैकेट ऐसा हो। शूज़ थोड़ा अच्छे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पानी जाते ही वो पूरा आपका सॉक्स तक गीले हो जाए। थोड़ा आपको प्रोटेक्ट रखें पानी से। एक जोड़ी मोटे सॉक्स जो भी ज़रूरी है। मास्क अपना साथ लेके आएँ। सैनिटाइज़र भी अगर आप लेके आएँ, क्योंकि यहाँ बार बार हाथ धोने में पानी से आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ काफ़ी ठंडा पानी है, साबुन भी सही है, जैसे अगर हम हाथ धोते हैं सोप से तो वो हाथों में चिपका रहता है, वो जल्दी से हटता नहीं है, चिपक जाता है। तो आप सैनिटाइज़र साथ लेके आएँ तो वो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। एक पेयर कपड़े गर्म, आप अच्छे गर्म आपको यहाँ लेके आएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जय बोलेगी बाबा। तो उससे क्या है कि आप यहाँ रहेंगे तो यहाँ काफ़ी ठंड है, तो उससे आपको काफ़ी बचाव मिलेगा। और एक मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, ये मेरा अपना खुद का मत है। अभी केदारनाथ में बाबा मुझे पिछले 4-5 साल से याद कर लेते हैं, मैं आ जाता हूँ, बुला लेते हैं बाबा, कहीं ना कहीं से कैसे व्यवस्था करा देते हैं। मैंने कभी आने का रहता है विचार, आने का तो क्या, यहीं रह जाने का विचार करता है, लेकिन इसके बुलावे के बिना तो सब कुछ असंभव है। बाबा मुझे पिछले 4-5 साल से हर साल बुला रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा मैं एक अपना सुझाव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अभी आजकल का एक बहुत ट्रेंड चल रहा है, सेल्फी ट्रेंड, जिसकी वजह से बहुत से धाम बहुत से लोग केदारनाथ आना चाहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हम केदारनाथ किस लिए जा रहे हैं। बस वहाँ स्वर्ग से हवा चलती है और वहाँ फ़ोटो अच्छी आती है, इसलिए आते हैं। ठीक है, यहाँ फ़ोटोग्राफी भी ऐसा नहीं है, मैं इसके ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों का ये प्रोविज़न, आजकल जो युवा हैं ट्रेंडिंग, उनका ये प्रोविज़न होगा। तो मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, आपको आना है आइए। अभी जैसे केदारनाथ धाम, अभी आप हिंदुस्तान में आप कहीं भी ट्रैवल कर लीजिए, आपको इतना बाउंडेशंस या इतनी मर्यादाएं अभी नहीं हैं कहीं भी, जितनी केदारनाथ में अभी मर्यादाएं हैं। केदारनाथ में उत्तराखंड में 5 केदार हैं। केदारनाथ, मद महेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, चोपटा तुंगनाथ, चोपटा एक
आजकल का ट्रेंडिंग टूरिस्ट लोकेशन है कल्पेश्वर। ये 5 केदार हैं और इन पांचों की लोकेशन बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। अभी केदारनाथ धाम बहुत ज़्यादा क्राउडेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर और सीजन में बहुत क्राउडेड रहता है। तो मैं आपको मेरा सजेशन है कि अगर आप इस साल आना ही चाहते हैं और आपका किसी कारणवश नहीं बन पा रहा है, ई पास से या कोरोना से या कुछ भी आपका होता है, तो आप 5 केदार हैं उत्तराखंड में, आप वहाँ जाइए, उनमें विजिट कीजिए। वो एक रिमोट है, अनटच, मतलब अनटच तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई जानता नहीं है, जानते हैं लोग लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, ट्रैकिंग आपको पसंद है, तो मद महेश्वर और रुद्रनाथ का ट्रैक केदारनाथ से भी टफ की कैटेगरी में आता है, टफ की और से भी थोड़ा मुश्किल श्रेणी में आता है। मद महेश्वर और रुद्रनाथ। तुंगनाथ तो 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, वो आप जानते हैं। कल्पेश्वर का भी अच्छा खासा ट्रैक है। ये सारे केदार, जितने भी पंच केदार हैं, पांचों केदार, वो अच्छी ट्रैकिंग है, अच्छे अच्छे बुग्याल हैं, काफ़ी सुंदर मनमोहक प्राकृतिक दृश्य हैं। और अभी सितंबर है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। मैं केदार बाबा की से तो किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। इतना सुकून जो यहाँ मिलता है वो तो कहीं मिल नहीं सकता। लेकिन परमात्मा तो अपने दिल के अंदर होता है। और आप, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि अगर आप पांचों केदारों में से कहीं जाएंगे तो आप केदार बाबा, वो भी केदार हैं, सही अनुभूति देंगे। आप किसी कारणवश नहीं आइए, आप केदारनाथ ही आइए। अगर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो आप इन 5 केदारों में से किसी एक केदार को आप हर साल आप कर सकते हैं। इस साल मेरी कोशिश है कि मैं, आज 23 सितंबर है, आज बरसात, हमें यहाँ वासुकी ताल जाना था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन 2 दिन से मौसम ख़राब है, तो इस मौसम में जाना अभी उचित नहीं रहेगा। हमने गाइड वाइड सबसे बात की हुई है। मैं अकेला आया था घर से, फिर मुझे रास्ते में बस में सारे लोग मिल गए, हम 9 लोग हो गए। 21 तारीख को हम 9 थे, फिर कल कुछ लोग चले गए, अभी 2 लोग और हैं, एक मैं हूँ, 3 लोग हैं। इनमें से भी एक आज वापस चला जाएगा, हम 2 लोग हैं। तो शायद हम अब पांचों केदार आज मद महेश्वर के लिए यहाँ से उतरेंगे केदारनाथ से। तो अगर समय मिला, कोशिश रही, तो मैं आपको मद महेश्वर के बारे में भी एक वीडियो बना के डाल दूँगा, वहाँ का कैसा ट्रैक है, क्या है। और केदारनाथ का बता दूँ तो केदारनाथ का ट्रैक, मैं एक पर्वतारोही हूँ। मैंने एक बेसिक कोर्स, BMT बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया हुआ है। तो और मैं थोड़ा ट्रैकिंग व्रैकिंग के लिए जाता रहता हूँ। तो ठीक है ये ट्रैक मेरे लिए, लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के आएँ, क्योंकि अगर आप वो सांस फूलने का, और यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैक है, चढ़ाई चढ़ाई है। और आगे मद महेश्वर जैसा भी होगा, पंच केदार का अगर आप कहेंगे तो उसकी भी हम वीडियो, पंच केदार की भी हम बना के डालूंगा। मद महेश्वर कल हम 23 तारीख, आज 23 तारीख को हम यहाँ से निकलते हैं मद महेश्वर के। तो अभी टाइम हो गया है 4:30 से हमने स्टार्ट किया था, 5 सुबह के 5 बजे हैं 5 मिनट। अभी देख सकते हैं मंदिर के पट नहीं खुले हैं। 23 सितंबर है आज। मुझे लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है इसमें। फिर भी अगर कुछ बाकी रहता है और आप कुछ भी यात्रा से संबंधित, केदारनाथ से संबंधित या उत्तराखंड में किसी यात्रा से संबंधित कोई जानकारी या सलाह आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं वैसे, आप सोचेंगे उत्तराखंड से होऊंगा, लेकिन नहीं, मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ। मेरा नाम प्रशांत गौतम, मैं पलवल हरियाणा का रहने वाला हूँ। 4-5 साल से केदारनाथ में बाबा मुझे हर साल बुला रहे हैं। और भी मैंने केदारनाथ, उत्तराखंड में और भी जगह मैंने ट्रैक किए हैं, वो मैं आपको अलग जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से बता दूँगा। लेकिन अभी आप बस केदारनाथ के दर्शन कीजिए। और मैं केदार बाबा से, आप सभी जो केदारनाथ आने के लिए इच्छुक हैं और अपने मन में दृढ़ संकल्प इच्छा रखते हैं, मैं बाबा के चरणों में उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन सभी लोगों को बाबा जल्द से जल्द अपने द्वार, अपने
चौखट पे बुलाए, उन सभी के परिवार को खुश में मंगलमय जीवन प्रदान करे। और बस बाबा में उनका दृढ़ निश्चय और भरोसा और विश्वास और आस्था जुड़ी रहे। बस इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री केदार।